CGL, CHSL, MTS, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर और भी हम जो स्टेट आपके SSC होते हैं, SSB होते हैं, उनमें यहाँ पर भी GS और GK का पार्ट आता है। GS प्लस GK का जो पार्ट आता है, GS, GK एंड प्लस करंट अफेयर, ठीक है। तो इनके जो भी क्वेश्चन रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी को हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हमने इस सीरीज़ में 21 सेट को कवर कर लिया है, और आज का जो सेट रहेगा हमारा वो रहेगा 22 सेकेंड नंबर, 22 नंबर का जो सेट रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, Which emperor shifted the capital from Delhi to दौलताबाद? कौन सा वो एम्परर था जिसने दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट किया था, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है। तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक। और इस मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल के नाम से भी जाना जाता है, वाइजेस्ट फूल, ठीक है, वाइजेस्ट फूल के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। देखिए अब इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल इसलिए शिफ्ट की थी, इसके कई सारे कारण थे। क्योंकि देखो ये साउथ इंडिया, जो साउथर्न इंडिया है, साउथ इंडिया पर रूल करना चाहता था, ठीक है। इसलिए भाई दिल्ली तो आपका सेंट्रल नॉर्थ वाले एरिया में पड़ता है, दौलताबाद आपको थोड़ा सा सेंट्रल एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से उसको साउथ इंडिया की तरफ जो है रूल करने में ईजी रहता, ठीक है। इसके देखिए दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने के दो मुख्य कारण थे। एक तो ये चाहता था कि साउथ इंडिया पर रूल करे, ठीक, और दूसरा ये चाहता था कि अपनी प्रोटेक्शन करे किस चीज़ से, मंगोल के अटैक से। जो मंगोल थे, मंगोलियंस थे, उनके अटैक से ये अपने आप को बचाना चाहता था, ठीक है। तो इस वजह से इसने मोस्टली जो है अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया। अब जो इसे वाइजेस्ट फूल कहा जाता है, इसके कारण भी कुछ हैं। देखिए इसका एक मुख्य कारण ये है कि भाई इसने इशू किया था अपना टोकन सिस्टम, टोकन करेंसी को इसने शुरू किया। और टोकन करेंसी जब इसने शुरू की तो उस करेंसी उसने काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाई। तो वो करेंसी जो है वो लोगों ने अपने घर पे ही बनाना चालू कर दी। तो इससे जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो गई, घटती चली गई, कम हो गई। और इसका पता का एक और कारण था, वो है इसने जो द्वाब का इलाका है। अब द्वाब क्या होता है, द्वाब जो आपका गंगा यमुना बेल्ट, जैसे ये आपकी गंगा रिवर है और ये आपकी यमुना रिवर है, इसके बीच का जो फर्टाइल एरिया होता है उसे कहते हैं द्वाब। तो इस एरिया में इसने डबल टैक्सेशन, मतलब जो टैक्स लगता था, कर लगता था, उसको कर दिया डबल। डबल टैक्सेशन का जो रूल है वो लगा दिया यहाँ पर इस एरिया के अंदर, ठीक है। और इसने कोशिश करी कि जो अटैक करने की कोशिश करी, कहाँ पर, इराक पर, ठीक है। इराक और जो कुमाऊँ का एरिया है, कुमाऊँ एरिया मतलब जो आजकल उत्तराखंड का जो एरिया है कुमाऊँ वाला इलाका का, वहाँ पर अटैक करने की कोशिश करी। अब इन एरियाज में अटैक करेगा, जाहिर सी बात है ना, अब यहाँ पर कुमाऊँ एरियाज में बरसात हुई तो सारे जितने भी सैनिक थे वो सारे बह गए, है ना। तो कई सारे इस तरीके के कई सारे उसने अजीबो गरीब निर्णय लिए, जिसकी वजह से इसे वाइजेस्ट फूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने वाला जो राजा था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। और यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, आलमगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आलमगीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य था कि ये पूरी दुनिया को कॉन्कर करे, मतलब दुनिया को जीते, है ना। जैसे सिकंदर था, दुनिया जीतने निकला था, तो ये भी इसका भी उद्देश्य था कि ये भी पूरी दुनिया को जीते, ठीक है। और शेरशाह सूरी का जो ओरिजिनल नेम है वो था फरीद खान, ठीक है। और ये सेकेंड अफगान डायनेस्टी का किंग था, सेकेंड मतलब ये द्वितीय अफगान डायनेस्टी, जो अफगान डायनेस्टी आई थी भारत में, तो ये दूसरी ऐसी अफगान डायनेस्टी थी जिसने भारत पर राज किया, ठीक है। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, मतलब जो मरा ये कहाँ मरा था, शाशाराम बिहार के अंदर इसका जो है मकबरा देखने को मिलता है, ठीक है। और इसने साथ में जो आपका ओल्ड दिल्ली का फोर्ट है, दिल्ली फोर्ट, ठीक है, पुराना किला दिल्ली में, वो भी इसी ने बनवाया था, ठीक है। तो ये सब थी कुछ चीज़ें। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी फॉलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है। फेलो ऑफ ऑल मतलब कौन उससे संबंधित है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से। तो वो है AC वाडिया,
जस्ट मिनट, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, एसी वाडिया। एसी वाडिया वो पहले व्यक्ति हैं जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से संबंधित है। ठीक है, एक्चुअली एसी वाडिया जो है एक इंडियन शिप बिल्डर्स है, बेसिकली भारतीय शिप बिल्डर जो आपके शिप्स होते हैं, जहाज वगैरह होते हैं, उनको बनाने का काम करते थे, और साथ में ये शिप बिल्डर और इंजीनियर थे। ठीक है, और जो ये श्रीनिवास रामानुजन है, ठीक है, और जिन्होंने ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पार्टिसिपेट किया था, पहले इंडियन थे। श्रीनिवास रामानुजन जो है, इनकी जो जन्मदिन होता है, इनकी जो बर्थडे होती है, बर्थडे वो होती है 22 दिसंबर, जिसे हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिकल डे, मैथमेटिशियन डे के रूप में। ठीक है, राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस या नेशनल मैथमेटिशियन डे के रूप में मनाते हैं 22 दिसंबर को, जो इनका श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन था। ठीक है, और जो सी रमन है, सी वी रमन, इनका नाम तो जानते ही होंगे, इन्होंने रमन इफेक्ट का जो खोज किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 28 फरवरी को आती है, जिसे हम नेशनल साइंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है, और फिर एक नाम है पीसी महालोबनिस, महालोबिस। ठीक है, महालोबिस, इनका जो जन्मदिन है वो है बर्थडे 29 जून को। ठीक है, और इस डेट को हम मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं इन्हें। ठीक है, तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनके जो बर्थ डेट हैं उनको हम किसी न किसी रूप में मनाते हैं, तो इसलिए ये जानना जरूरी था। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा एसी वाडिया। फिर देखिए नेक्स्ट है, मसल्स गेट टायर्ड व्हेन दे आर शॉर्टेड फॉल ऑफ। देखिए जो हमारी मसल्स होती है, हमारी जो शरीर का मांस होता है, उसमें एक थकावट फील होती है, वो कब होती है, किसकी वजह से होती है, किस चीज़ की कमी की वजह से होती है, ये पूछा गया है। तो वो होती है आपकी एटीपी कमी की वजह से। एटीपी क्या होता है, एड्रेनल ट्राई फास्फोट, एड्रेनल ट्राई फास्फोट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी कमी की वजह से होती है आपकी मसल्स के अंदर जो पेन होता है, आपको दर्द होता है ठीक है, मांस के अंदर। ठीक है, और जो मसल्स की स्टडी होती है, मसल्स की स्टडी मतलब किस ब्रांच के अंदर मसल्स की स्टडी को किया जाता है, मसल्स के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी को कहते हैं मायोलॉजी, मायोलॉजी। ठीक है, और जो यहाँ पर यह देखिए सोडियम, और देखिए सोडियम प्लस पोटेशियम, ये दो एलिमेंट जो हैं, ये क्या करते हैं, ये आयन कंसंट्रेशन जो है, आयन कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं कहाँ पर, इन द एनर्जी करंट ऑफ सेल के अंदर। एनर्जी करंट ऑफ सेल के अंदर जो एनर्जी लेवल, बेसिकली एनर्जी लेवल मेंटेन करने का काम करते हैं जितने भी आपके आयंस होते हैं, स्पेशली ये जो पोटेशियम और सोडियम आयंस हैं आपके। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड होता है, ये अगर जो ज़्यादा जमा हो जाए, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड अगर जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड अगर जो होगा, तो जो पीएच का लेवल होता है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो पीएच लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी का पीएच लेवल कितना होता है, ये होता है ये होता है आपका 7.35 टू 7.45 के बीच में। ठीक है, मतलब जो आपका बेस मार्किंग होता है 7, उससे थोड़ा सा आगे की तरह 7.35 से 7.45 के बीच में आपका ह्यूमन बॉडी का जो है ब्लड का बेसिकली पीएच लेवल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मसल्स के अंदर टायर्डनेस आपको देखने को मिलती है एटीपी की कमी की वजह से। फिर नेक्स्ट देखिए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पनो, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मिलिंद पनो, शेड लाइट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग यवन, किस यवन के बारे में इसमें बताया गया है, यवन रूलर के बारे में बात करी गई है मिलिंद पनो शेड। ठीक है, मिलिंद पनो के अंदर जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये इसमें बात करी गई है मनेंद्र के बारे में। ठीक है, मनेंद्र, मनेंद्र एक जो है मनेंद्र, इसको जो लिखा था नागसेन ने, मनेंद्र को लिखा था, ये सॉरी मनेंद्र नहीं, मिलिंद पनो को लिखा था किसने, नागसेन ने, नागसेन के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, और मनेंद्र की कैपिटल जो थी, मनेंद्र की कैपिटल थी सकारा, सकारा। ठीक है, सकारा वॉज द कैपिटल
और इस टाइम पर जो मरिंदर ने ही गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, गोल्ड कॉइन्स, जो गोल्ड के कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स, उनको इशू किया था, और उनको कहा जाता था एंथनीज प्रोमैलकस, ठीक है, एंथनीज प्रोमैलकस, ठीक है, एंथनीज प्रोमैलकस नाम पे जाना जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका मिलिंद पन्नू, उससे संबंधित कौन से रूलर्स हैं? मनिंदर, ठीक है। द रेट एट विच आरबीआई लीड्स टू बैंक इज कॉल्ड, भाई आरबीआई जो है वो बैंक को किस रेट पर जो है लोन देती है, कर्ज देती है, वो देती है रेपो रेट पे, ठीक है। आपने ये वर्ड सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, रेपो रेट पर बैंक जो है आरबीआई बैंक को लोन देती है, ठीक है। और रेपो रेट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म लोन होता है, सॉरी शॉर्ट टर्म लोन होता है ये, ठीक है, रेपो रेट। और एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट होता है आपका लॉन्ग टर्म रेट होता है, लॉन्ग टर्म रेट होता है ये, ठीक है, लंबे समय के लिए होता है ये रेट। यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ बेस रेट। बेस रेट क्या होता है कि बेस रेट वो एक ऐसा रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसके नीचे बिलो दैट कोई भी बैंक जो है लोन इशू नहीं कर सकती, ठीक है, लोन नहीं दे सकती, वही मिनिमम उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जो लोन लेगा उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है आपका बेस रेट, पर्टिकुलर एक मार्जिन सेट कर लिया जाता है कि भाई मान लीजिए 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5% से नीचे नहीं दे सकती वो लोन, उसके ऊपर में लोन इशू किया जा सकता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड बेस रेट। रेपो रेट आपका शॉर्ट टर्म लोन होता है, और आपका बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन होता है, सिस्टम होता है, ठीक है। और रेपो रेट को एक्चुअली कहते क्या है, रेपो रेट को कहते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट के नाम रेपो बैंक कहा जाता है, ठीक है, रीपरचेज एग्रीमेंट, रीपरचेज एग्रीमेंट के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जैसे एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट जब बैंक मतलब आरबीआई, रेपो रेट में मतलब आरबीआई जब है, ठीक है, जब आपको बैंक को लोन देगी, आरबीआई जब बैंक को लोन देती है तो वो किस पर देती है, वो देती है रेपो रेट पर, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म लोन देती है। अब जब कभी आरबीआई को पैसा चाहिए होता है तो रिवर्स प्रोसेस आता है, तो बैंक जब आरबीआई को देती है पैसा तो वो देती है आपको, बैंक जब आरबीआई को पैसा देगी तो वो कहते हैं रिवर्स रेपो रेट पे, ठीक है, मतलब देखो रेपो आया इधर से और ये रिवर्स में इधर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, रिवर्स रेपो रेट में बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा देती है, ठीक है, जब आरबीआई को कभी भविष्य में जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं, बट कभी कभार समटाइम्स ऐसा, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रेपो रेट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज्ड मेडिकल असिस्टेड सुसाइड, ठीक है, पहली कंट्री कौन सी है जिसने इन ऑप्शंस में से कि जिसने सुसाइड को मतलब एक लीगलाइज कर दिया कि भाई सुसाइड कोई करना चाहता है, अपनी जान देना चाहता है तो वो दे सकता है, तो वो कंट्री है नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, क्लियर। और इसके अंदर जो होता है एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इथो इथोनशिया, ठीक है, इथोन इथोनशिया, ठीक है। इथोनशिया का मतलब होता है कि भाई जो वॉलेंट्री सुसाइड होता है, वॉलेंट्री सुसाइड मतलब खुद की इच्छा से कोई खुदकुशी करना चाहता है, बेसिकली खुदकुशी जो करना चाहता है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है इथोनशिया, ठीक है। तो ये नीदरलैंड के अंदर जो गवर्नमेंट है वहाँ ने इसको क्या किया है, लीगलाइज कर दिया है कि कोई भी ऑन द स्पेसिफिक ग्राउंड, ऐसा नहीं कि कोई भी, बट ऑन द स्पेसिफिक ग्राउंड वो अपनी जान दे सकता है, ठीक है। और नीदरलैंड जो है ये ऐसी दूसरी कंट्री है, ठीक है। इस तरीके की जो मौतें होती हैं, सुसाइड होता है, उन्हें कहते हैं पैसिव इथोनशिया, इथोनशिया जो हमने वर्ड बात कर ली है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक्चुअली इंडिया में भी ये सिस्टम है, और इंडिया के अंदर जो होता है कि इंडिया में बेसिकली जो पैसिव हमने बात करी, पैसिव इथोनशिया, तो ये इंडिया के अंदर वर्क करता है। इसके अंदर लाइफ सपोर्ट जो होता है, लाइफ सपोर्ट, ठीक है, ये उन पेशेंट्स को जनरली दिया जाता है, मतलब रिमूव कर लिया जाता है विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की इजाज़त के साथ में उनसे परमिशन ली जाती है कि भाई मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। वो एक्चुअली मेडिकल कंडीशंस में होता है कि भाई कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और उसके सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत कम है और पेन उसको बहुत ज़्यादा है, तब पेशेंट जो है वो
प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी जान देना चाहता है, वो नहीं सर्वाइव करना चाहता, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है उसको वो परमिशन ग्रांट करते हैं, तो वो अपनी जान दे सकता है। इस तरीके का सिस्टम जो है इंडिया में भी लागू है। ठीक है। अब नीदरलैंड से एक प्लेस इंपॉर्टेंट है, हेग, HAUG, हेग। हेग में जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है, जो कहाँ पर है, हेग में है, नीदरलैंड के अंदर ही है, जिसके अंदर बेसिकली जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस, और हर जज का जो टर्म पीरियड होता है वो 9 ईयर्स का होता है, 9 साल के लिए एक जज जो है वो चुना जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नीदरलैंड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड। देखिए प्रिस्ट मतलब जो होता है, पुजारी होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं, भगवान के उपासक, वो लोग रूल करते हैं भगवान के नाम पर। वो किस फॉर्म, टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है बेसिकली, ये पूछा गया। वो होती है आपकी थियोक्रेसी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, थियोक्रेसी। मतलब जहाँ पर ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो पुजारी हैं वो एज अ रूलर की तरह काम करते हैं भगवान के नाम पर, कि भाई भगवान का पूजा हम करते हैं तो भाई जो है हम रूल करेंगे, हम आपके राजा हैं, हम आपकी सरकार चलाएंगे। ठीक है, इस तरीके का जो सिस्टम होता है इसे कहते हैं थियोक्रेसी। ठीक है। और जो है फासिज्म, फासिज्म के अंदर जो है एक पार्टी का वो रहता है डिक्टेटरशिप। ठीक है, वन पार्टी डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिलती है। जैसे आपका करंट टाइम पे हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया, अरे सॉरी नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जहाँ पर वो तानाशाह है, किम जोंग। ठीक है, तो ये वन पार्टी डिक्टेटरशिप है एक तरीके से। मोनार्च में क्या होता है, सिंगल पर्सन, एक आदमी का राज चलता है। ठीक है। बट जैसे अब राज आदमी का या एक व्यक्ति का या किसी एक पर्टिकुलर परिवार का, जैसे अगर जो हम बात करें, करंट में नहीं है, बट एक टाइम था कि जो लंदन है, यूके, यूनाइटेड किंगडम लंदन, वहाँ पर जो वहाँ का राजघराना है, प्रिंसेस, उनका रूल चला करता था। ठीक है। बट अब तो थोड़ा सा डेमोक्रेसी आई है, प्रेसिडेंट वगैरह, प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो बट एक टाइम था कि जो किसी एक राज परिवार का या किसी एक व्यक्ति का रूल चलता था, उसे कहते थे मोनार्की। ऑली सॉरी ऑलीग्रेसी, ऑलीग्रेसी क्या होता है, ऑलीग्रेसी के अंदर एक स्मॉल ग्रुप होता है, इसमें बेसिकली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल या स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो रूल करते हैं। ठीक है। तो वो होते हैं ऑलिगोक्रेसी। ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका प्रेस्ट रूल से रिलेटेड, तो उसे कहते हैं थियोक्रेसी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, कोई इशू नहीं, हम अपने आप जनरेट कर लेंगे ऑप्शन क्या बन रहे हैं हमारे। ओके। देखिए अभी इसको आपको कुछ नहीं पता है अगर जो, तो आपको भगवत गीता तो पता ही होगी। ये देखिए यहाँ पर क्या रिलीजन्स दिए हुए हैं, रिलीजन्स दिए हुए हैं, यहाँ पर उनकी टेक्स्ट बुक्स दी हुई है ना। तो रिलीजन के अंदर देखिए भगवत गीता किस धर्म से संबंधित है, भगवत गीता आपकी क्या है, हिंदू धर्म से। ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक। अब बात करें, देखिए ये तो हो गई आपकी मतलब आपका सी का ऑप्शन बनेगा, सी का मैच बनेगा 1। ठीक है। और फिर देखिए थिम्बावनी, टिम्बावनी जो है ये संबंधित होती है आपकी क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन धर्म से। तो आपका ए हो गया 2। ठीक है। सेरापुरनम, सेरनापुरम जो है ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक है किस धर्म की, ये है आपकी मुस्लिम धर्म की। मतलब बी का जो ऑप्शन मैच रहेगा वो आपका 4 रहेगा, 2 4। लास्ट में क्या बचा है, त्रिपिटक, त्रिपिटक भी आपको पता ही है। देखिए अगर ये दोनों में कंफ्यूजन भी है तो आप त्रिपिटक से ले सकते थे। मतलब डी का ऑप्शन क्या बन रहा था आपका, 3, सॉरी डी का 3। तो करेक्ट मैच रहेगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। तो 2 4 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच। ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी भगवत गीता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था चार्ल्स विंकल ने, चार्ल्स विंकल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था भगवत गीता को। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास, जब एंटी डिफेक्शन बिल आया था,
ठीक है, जो आपका शेड्यूल 10 के अंदर आपका इसके बारे में बताया गया है, शेड्यूल 10 के अंदर। और ये जो बिल आया था, ये आया था मतलब बेसिकली जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये हुआ था 1985 के अंदर। ठीक है, उस एक्ट के अमेंडमेंट के दौरान ये एंटी डिफेक्शन बिल जो ऐड किया गया था, तो ये किस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान आया था, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए एंटी डिफेक्शन बिल होता क्या है भाई, इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी पार्टी है ना, तो कोई भी पार्टी का अगर जो किसी पार्टी का कोई एमएलए अगर जो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो वो एक तरीके का डिफेक्ट क्रिएट करता है भाई, है ना, मेजोरिटी को वो डिस्पेंड खराब कर सकता है, ये एक धोखा करने वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए ये बिल लाया गया जिसके अंदर उसकी जो सदस्यता है, ठीक है, उसको रद्द कर दिया जाता है, कैंसल आउट कर दिया जाता है। बट इसमें एक प्रोविजन है कि अगर जो 2/3 मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर पार्टी, एक ग्रुप बेसिकली 2/3 लोगों का ग्रुप जो है किसी पार्टी का, वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसे एंटी डिफेक्शन बिल के अंदर लॉ के अंदर नहीं लाया जाता, नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये आया था आपका राजीव गांधी सरकार के दौरान, राजीव गांधी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजीव गांधी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द पहली फर्स्ट सैटेलाइट, पहली सैटेलाइट जो है इनमें से किस कंट्री ने सबसे पहले लॉन्च की थी। ठीक है, वो लॉन्च की थी रशिया ने, मतलब उस टाइम पर ये था यूएसएसआर। ठीक है, और या फिर इसका बात करें रशिया में, ठीक है, रशिया ने या फिर यूएसएसआर ने पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी, उसका नाम था स्पुतनिक, स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक 1, और ये लॉन्च की थी इसने 4 अक्टूबर 1957 के अंदर। ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक नाम की ना कोविशील्ड कोरोना जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, वो भी रशिया ने बनाई है स्पुतनिक नाम से। ठीक है, तो उसी नाम से इन्होंने, ये इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है स्पुतनिक, तो फर्स्ट जो सैटेलाइट थी वो भी इन्होंने इसी नाम से लॉन्च की थी। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होती है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो है वो कितनी हाइट तक जाती हैं, वो हाइट होती है 35786, या फिर हम इसे रफली करें तो 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को सेट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूएसएसआर, रशिया। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग। ठीक है, जो आपका नीति आयोग का है, क्वेश्चन है नीति आयोग का, नीति आयोग हैज लॉन्च एन इनॉग्रल एसडीजी। एसडीजी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, सतत विकास गोल जो है, ये 17 गोल्स हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाए गए, दिए गए हैं। तो उसके अंदर अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड जो 2021-22 का रहा है, जिसके अंदर टॉप किसने किया, टॉप पोजीशन में किसने किया है अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो वो टॉप पोजीशन हासिल करी है शिमला ने। शिमला किसकी कैपिटल है आपकी, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। ठीक है, क्लियर। और शिमला की हिमाचल प्रदेश की एक और कैपिटल है, जिसका नाम है, सेकंड कैपिटल कहते हैं धर्मशाला को, धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला, धर्मशाला वही जगह है जहाँ पर एक काफ़ी बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, आपने सुना होगा कि धर्मशाला में क्रिकेट मैच हो रहा है, तो वो वही वाला प्लेस है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये दोनों क्या है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल्स हैं आपकी। ठीक है, और शिमला ने ही जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें भी जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है। ठीक है, और इंडिया का जो पहला स्टेट रहा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वो फर्स्ट पोजीशन पर आया है, फर्स्ट स्टेट रहा है जिसने 100% एलपीजी कनेक्शन की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी है, मतलब स्मोक फ्री स्टेट बनाया है कि भाई हर घर में जो है वो एलपीजी कनेक्शन है अब हिमाचल प्रदेश के, कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई लकड़ियों से चूल्हा वगैरह जलाया जा रहा है। ठीक है, 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, क्लियर। देखिए ये तो रहा फर्स्ट पोजीशन पर शिमला, तो सेकंड पोजीशन पे कौन रहा, सेकंड पोजीशन पर रहा कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ठीक है, ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। थर्ड पोजीशन पे रहा आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो कि जॉइंट कैपिटल है किसकी, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश की, सॉरी हरियाणा एंड पंजाब की जॉइंट कैपिटल है चंडीगढ़। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया द इंट्रोडक्शन विच हैज अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन। देखिए टूरिस्ट सर्किट ट्रेन का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी एक रामायण एक्सप्रेस चली थी, रामायण एक्सप्रेस,
ठीक है, दिल्ली से आपकी जा रही है वो कहाँ, रामेश्वरम, रामेश्वरम जो आपका तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, श्रीलंका तमिलनाडु के एरिया में बीच में पड़ता है, बॉर्डर एरिया है एक तरीके से, तो वहाँ पर ये पड़ता है। तो रामायण एक्सप्रेस लगाई गई है। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं इनको कनेक्ट करता है, टूरिस्ट कह लीजिए या फिर नॉट टूरिस्ट, इन द सेंस हम करेक्टली बात करें तो जो आपके धार्मिक स्थल हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, है ना, पिलग्रिम्स एरियाज को कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो इस तरीके की जो ट्रेन्स होती हैं, स्पेशली ट्रेन्स जो आपका महाराजा एक्सप्रेस है, ठीक है, वो भी आपके टूरिस्ट स्पॉट्स को कनेक्ट करती है। तो इस तरीके की ट्रेन्स को कहते हैं सर्किट ट्रेन्स, ठीक। तो अभी उन्होंने अनाउंस की है एक थीम बेस्ड एक और नई ट्रेन, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारत गौरव, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत गौरव। भारत गौरव जो है ये शुरू की गई है। अब देखिए रेलवे की बात कर रहे हैं तो रेलवे की बोर्ड जो होता है, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है करंट टाइम पर वो कौन है, वीके त्रिपाठी। नाम आ सकता है, कभी पूछा जा सकता है, वीके त्रिपाठी जो है चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, ठीक है। और एक स्टेशन है भी रिसेंटली पिछले साल 2021 के अंदर ही केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, केवड़िया रेलवे स्टेशन जो था, केवड़िया रेलवे स्टेशन वही है जहाँ पर जो सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसी के आस पास पास का ही ये रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है एकता नगर, एकता नगर स्टेशन, ठीक है, एकता नगर स्टेशन। और यहाँ पर देखिए रेलवे की बात कर रहे हैं तो रेलवे को प्रोटेक्ट करने वाला जो फोर्स होता है उसे होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, ठीक है। और उसके जो हेड है, मतलब डायरेक्टर जो होते हैं, डीजी डायरेक्टर जनरल, वो कौन है, अरुण कुमार, अरुण कुमार, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा जो, उसका करेक्ट आंसर है भारत गौरव। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। आईसीसी के जो चेयरपर्सन है, मतलब सीईओ नॉट चेयरपर्सन, चेयरपर्सन अलग हो गया, सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं सीईओ जो अपॉइंट किए गए हैं वो है जियोफ एल्ड्रेस, एलार्डिस, ठीक है, जियोफ एलार्डिस जो है वो अपॉइंट किए गए हैं सीईओ। और इसमें एक और चीज़ आती है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, किसी मिला है ये टाइटल, ये मिला है शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी को ये टाइटल मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने लॉन्च किया है तेजस्विनी और हौसला, एक स्कीम है, ये किस बैंक के साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया। देखिए ये दोनों स्कीम्स जो है बेसिकली शुरू की गई हैं कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये दोनों स्कीम स्टार्ट की गई हैं फॉर द, किसके लिए स्टार्ट की गई हैं, फॉर द वुमेंस, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मतलब जो वुमेन्स इंटरप्रेन्योरशिप है, जो बिजनेस करना चाहती हैं अपना, तो उनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, तेजस्विनी और हौसला। और ये देखिए जम्मू कश्मीर की बात है तो इसे लॉन्च किया गया है किस बैंक के साथ, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली 37th नेवल एक्सरसाइज हुई थी, 37वां नेवल एक्सरसाइज की गई है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया के साथ में मिलकर। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, उस एक्सरसाइज को या बेसिकली ये जो की गई है नेवी के साथ में, 37th एडिशन रहा है ये शुरू हुआ था 2002 के अंदर, ठीक है। और अब जो हमारा 37 एडिशन किया गया है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। और ये क्या, इसको कहते हैं कॉर्बेट, ठीक है। कॉर्बेट कोई प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होती, ज्वाइंट ऑपरेशन है बेसिकली, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉर्बेट, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ डिक्लेरेशन साइंड, जो ऐसा कौन सा डिक्लेरेशन है जो साइन किया गया 16 स्टेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मेक इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ कॉमन सर्विस ऑफ पंचायत। देखिए पंचायत के अंदर जो बहुत सारी सर्विसेज होती है ना, जो सेवाएं पंचायत के अंदर दी जाती हैं, उसके लिए कई सारे डिक्लेरेशन साइन किए गए ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से उन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो वो डिक्लेरेशन है मैसूरू डिक्लेरेशन, क्योंकि देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग जो बेसिकली हुई थी कहाँ पर हुई थी, मैसूर के अंदर, इसलिए इसे कहा जाता है मैसूर डिक्लेरेशन, ठीक है। और जो आपका पंचायती राज का डेवलपमेंट ऑफ पंचायत, इसके जो मिनिस्टर हैं बेसिकली, ठीक है, वो कौन है, गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह, ठीक है, इसके जो है मिनिस्टर हैं आपके मैसूर सॉरी पंचायत के। और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मैसूर डिक्लेरेशन। और जो पंचायती राज डे मनाते हैं हम, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, वो मनाते हैं 24 अप्रैल को हर साल,
ठीक है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट कमेटी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, वो कहते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, PR मेहता कमेटी, जो है जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी पंचायती राज सिस्टम के बारे में, ठीक है। और पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है इसके लिए जो शेड्यूल्ड आता है आपका शेड्यूल 11 में पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की गई है, और शेड्यूल जो 12th है इसके अंदर हमने म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, ठीक है, बात करी है। तो ध्यान रखनी है। तो मैसूर डिक्लेरेशन इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट मिनट, कोई मिसिंग हो गया आई थिंक क्वेश्चन। चलिए फिर देख रहे थे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लानिटरी डिफेंस स्पेस लॉन्च बाय नासा। जो प्लानिटरी डिफेंस स्पेस है, एक प्रोग्राम है बेसिकली, लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डार्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और डार्ट का मतलब होता है, फुल फॉर्म की बात करें तो डबल एस्ट्रॉइडल रीडायरेक्शन, सॉरी डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट होता है बेसिकली, एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी इस टेस्ट के अंदर जो नासा ने लॉन्च किया है कि कोई भी एस्ट्रॉइड, बड़ा एस्ट्रॉइड जो धरती की तरफ आ रहा होगा, तो उसको क्या किया जाएगा कि स्पेस में ही उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि ये फलाना जो एस्ट्रॉइड है वो धरती की तरफ आ रहा है, उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे स्पेस के अंदर ही, या फिर उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी कि वो धरती से हट के कहीं और चला जाए, है ना। तो इससे क्या है, धरती पर जो डिस्ट्रक्शन होगा उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा डार्ट प्रोग्राम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ प्रोक्योर विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट फॉर द इंडियन एयरफोर्स टू कम्युनिकेट। ओके, देखिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक सैटेलाइट को प्रोक्योर किया है कि जो इंडियन एयरफोर्स के कम्युनिकेशन के लिए है, लाइन ऑफ साइट के बियॉन्ड, ठीक है। तो उसके लिए एक नई सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो वो है आपकी, देखिए ये सारी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं आपकी, जो जी सेट्स हैं, ठीक है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जितने भी जी सेट्स आती हैं, ये सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। तो अभी जो जिसके लिए प्रपोजल दिया गया है वो है GSAT-7C। इससे पहले GSAT-7A, B और GSAT-7, इस तरीके से कई सारे सैटेलाइट्स आपको देखने को मिली है। तो अभी प्रपोजल दिया है GSAT-7C के बारे में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 300 मिलियन लोन, जो है 300 मिलियन का जो लोन है वो साइन किया गया है इंडिया और किस कंट्री के बीच में, किस फॉलोइंग, सॉरी नॉट कंट्री, किस बैंक के बीच में बेसिकली, फॉर द हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, जो आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके लिए इंडिया ने एक लोन लिया है बेसिकली, भारत ने किस बैंक से लिया है प्राइमरी हेल्थ के सुधार, जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके सुधार में, ठीक है। ये लिया गया है ADB बैंक से, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसे लिया है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वनीला के अंदर है हेडक्वार्टर, है आपके इसके वनीला के अंदर है हेडक्वार्टर इसके। और वनीला कहाँ पर है, फिलीपींस में, फिलीपींस के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स है ADB बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलाफ स्कॉल्ज जो है ये नेक्स्ट चांसलर बने हैं कहाँ के। तो देखिए जहाँ पर बात आ रही है चांसलर की, देखिए चांसलर दुनिया में एक ही जगह है आई थिंक मेरे ख्याल से, जो जर्मनी है आपकी। जर्मनी के अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसी कोई पोस्ट नहीं, इस नाम से पोस्ट नहीं होती, बेसिकली वर्क वही होते हैं, उन्हें कहते हैं चांसलर या वाइस चांसलर कहा जाता है वहाँ पर। तो ये कहाँ पर है, जर्मनी में। और जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन, ठीक है। और यहाँ पर जो एम्बेसडर है, इंडियन एम्बेसडर, भारतीय राजदूत हैं, वो हैं हरीश परमेत, ठीक है, हरीश परमेत। तो बर्लिन जर्मनी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके SSC से रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 था। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर आउट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।